स्टडी। और यहाँ पर जो है आर्ट ऑफ टीचिंग यानी कि एस्टेट में जो यूनिट 2 का जो सिलेबस है, आर्ट ऑफ टीचिंग में क्या क्या पूछ रहा है, उसके लिए हम कैसे तैयारी कर सकते हैं, ये स्ट्रेटेजी मैं आप लोगों को यहाँ पे डिस्कस करूँगी आप लोगों के साथ। और इसके लिए जो है अगर आप एस्टेट की तैयारी कर रहे हैं, सबसे पहली बात तो आप किसी भी ऑनलाइन जो आजकल कोर्स हैं उसको परचेज करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप खुद से जो है सेल्फ स्टडी करें तो आप बिना किसी ऑनलाइन कोचिंग के भी खुद से स्टडी करके और अच्छे मार्क्स से एस्टेट आप क्वालिफाई कर सकते हैं। इसके लिए जो है आर्ट ऑफ टीचिंग में जो है यूनिट 2 में कुछ सिलेबस मेंशन किया हुआ है। तो वो सिलेबस जो है हम कैसे पढ़ें, क्या पढ़ें, इसके लिए जो है मैं बताऊंगी कि जो आप NCERT की साइट पे जाकर NCF को डाउनलोड कर लीजिए। और NCF में जितने दिए हुए हैं ना, मतलब कि अगर आप सोशल साइंस से हैं उसमें लगभग 150 पेज का जो है दिया हुआ है। और उसमें सोशल साइंस के लिए अलग है, साइंस के लिए अलग है, उसमें क्या करिकुलम होना चाहिए, क्या टीचिंग स्किल होनी चाहिए, लर्निंग कैसा होना चाहिए, और क्या क्या मेथड होने चाहिए। तो इस तरह से सारी चीज़ें उस पर दी हुई हैं। और ये जो भी हमारे सिलेबस से जो क्वेश्चंस आएंगे वो NCF से ही आधारित होते हैं। तो इसलिए जो है ना, सबसे पहले आप एक NCF की जो PDF है वो डाउनलोड कर लीजिए। आप हिंदी में चाहे तो हिंदी में कर सकते हैं, इंग्लिश में चाहे तो इंग्लिश में कर सकते हैं। NCERT की साइट पे इजीली अवेलेबल है। और उसी से ही जो है आप जो अपने पेपर 2 यूनिट 2 का जो है पेपर 1 और पेपर 2 के लिए यूनिट 2 का जो सेक्शन है 50 नंबर का, उसको आप वहाँ से तैयारी कर सकते हैं। जैसे उसमें कुछ चीज़ें खास तौर से दी हुई है करिकुलम। ठीक है, हमारा करिकुलम कैसा होना चाहिए, ये बहुत अच्छे से NCF के अंदर दिया हुआ है। आप सिलेबस और करिकुलम में क्या डिफरेंस होगा, क्या होनी चाहिए, अगर हम प्राइमरी के लिए करिकुलम कैसा बनाएंगे, सेकेंडरी के लिए कैसा बनाएंगे, ये सारी चीज़ें उस पर अच्छे से मेंशन की हुई हैं, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। उसके साथ साथ ब्लूम टैक्सोनॉमी जो है वो आपको एक अच्छे से मतलब सिलेबस में आपका दिया हुआ है। ब्लूम टैक्सोनॉमी के बारे में आप पढ़ सकते हैं। इसके लिए ये जो SP कुलश्रेष्ठ की एक बुक है, आप उससे रेफर कर सकते हैं, या आपके पास कोई भी बुक हो जिसमें ब्लूम टैक्सोनॉमी के बारे में दिया हुआ है तो वो आप जरूर वहाँ से आप रेफर कर सकते हैं। फिर है जैसे कि इवोल्यूशन, ये इवोल्यूशन जो है ये भी NCF में बहुत अच्छे से दिया हुआ है कि इवोल्यूशन कैसा होना चाहिए, फॉर्मेटिव क्या होता है, समेटिव इवोल्यूशन क्या होता है। तो ये चीज़ें आप वहाँ NCF से आप डाउनलोड करेंगे तो बहुत सारा चीज़ें जो है ना आपकी वहाँ पर जो है वो कवर हो जाएगी। इसके साथ साथ जो है माइक्रो टीचिंग भी कैसा होना चाहिए, क्या है माइक्रो टीचिंग, तो ये क्या उसके ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या उसके मतलब इम्पोर्टेंस है, तो ये सारी चीज़ें आप वहाँ से देख सकते हैं माइक्रो टीचिंग के लिए। फिर उसके बाद जो है कुछ अल्टरनेटिव थिंकर्स हैं, इनके बारे में आप जरूर पढ़ के जाएं। कुछ अल्टरनेटिव थिंकर्स का मैंने यहाँ पे लिखा है जो हमेशा क्वेश्चन जो है ना पूछा रहता है। जैसे इवान इलिश का, ये मेरे स्टेट के एग्जाम में इवान इलिश के बारे में पूछा था कि डी स्कूलिंग, और इसने कहा था कि स्कूल जो है मृत हो गए हैं, डे स्कूलिंग। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट था कि स्कूल जो मृत हो गए हैं, ये इन्होंने इवान इलिच ने दिया था। और इनकी कौन कौन सी बुक्स हैं ये सारी कभी कभी पूछ लेता है। तो आप अल्टरनेटिव थिंकर्स इवान इलिच, जॉन हॉल्ट, ठीक है, उसके बाद कोहलर बर्ग, और फिर जीन पियाजे का जो कॉग्निटिव का है वो सिद्धांत देख के जा सकते हैं आप। ठीक है, तो ये सारे चीज जो है अल्टरनेटिव थिंकर्स के जो है ये आप एक बार जरूर पढ़ के जाइएगा। इससे 1 या 2 क्वेश्चन हल जो है एस्टेट में जरूर पूछे जाते हैं। उसके साथ साथ टीचिंग मेथड कि आपका टीचिंग मेथड कैसा होना चाहिए, इंडक्टिव टीचिंग मेथड क्या होता है, ठीक है, डिडक्टिव टीचिंग मेथड क्या होता है, प्रोजेक्टिव टीचिंग मेथड क्या होते हैं, टीचिंग मेथड के बारे में जरूर पढ़ के जाएं। एक क्वेश्चन जो है टीचिंग मेथड से कंफर्म आते ही आते हैं। उसके साथ साथ जो है ये सारी चीज़ें जो है आपको टीचिंग से रिलेटेड कि टीचर को कैसा होना चाहिए, इस कंडीशन में टीचर को क्या स्टेप लेना चाहिए, ये सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो टीचर का ऑब्जेक्टिव्स क्या होने चाहिए, और भी बहुत सारी चीज़ें जो है टीचिंग स्किल्स हैं, ये NCF में
बिल्कुल ही क्लियर दिया हुआ है कि आप अगर सोशल साइंस पढ़ा रहे हैं तो आपको किस चीज़ से टीचिंग मेथड मुख्य आपको रखना चाहिए, या आप साइंस से हैं तो आप क्या क्या उसमें इंक्लूड कर सकते हैं। तो ये अलग अलग से सोशल साइंस के लिए अलग, साइंस के लिए अलग जो है एनसीएफ में दिया गया है। तो आप वहाँ से एनसीएफ से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। आप एक बार उसको डाउनलोड करके ज़रूर पढ़ के जाइएगा। क्वेश्चन जो है उसी में से एराइज होते हैं। उसके बाद जो है फिर दिया हुआ एनवायरनमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। तो आप सम्मेलन देख सकते हैं, रियो डी जनेरियो में क्या हुआ था, ओजोन जो है डिप्लीशन का किस सम्मेलन में बात कही गई थी, कार्बन कम करने के लिए किस में कहा गया था। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं वो ज़रूर आते हैं एनवायरनमेंट से रिलेटेड। और फिर कुछ बीमारियों के बारे में कि मरकरी से होने वाली कौन सी बीमारी थी, कहाँ पे हुई थी ये सबसे पहले मरकरी वाला जो बहुत हाईलाइटेड था। फिर भोपाल ट्रेजेडी में कौन से गैस के रिसाव की वजह से, मतलब इस तरह का जो क्वेश्चंस होते हैं ना, ये काफ़ी पॉपुलर क्वेश्चंस होते हैं और बार बार रिपीट होते रहते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस आप एनवायरमेंटल में देख के जा सकते हैं। और एनवायरमेंटल के लिए अगर आपको पढ़ना हो तो जो साइंस पोर्शन है ना, साइंस का 10th क्लास तक की जो एनवायरमेंटल इश्यूज होते हैं वो सारे चैप्टर आप एक बार देख के जा सकते हैं। 6 to 10th का, 11th-12th का भी देख के जा सकते हैं। उसमें इवोल्यूशन में नहीं, एनवायरमेंटल में जो होते हैं वो चीज़ें आप देख के जा सकते हैं, थोड़ा सा स्टैंडर्ड अपना हाई करने के लिए। तो अगर इतना आप देख के जाएंगे तो एनवायरमेंटल से इजीली क्वेश्चन जो है आपके वो आपका हो जाएगा। उसके बाद है मैथ के लिए जो है मैंने मैथ के पेपर्स देखे पिछली बार के, ठीक पेपर थे, बहुत ज़्यादा टफ नहीं थे। तो उसके लिए आप कोई भी बुक जो आपके पास है मैथ की, उसके सारे चैप्टर्स आज से ही जो है लगाने शुरू कर दीजिए, क्योंकि एक एक मार्क्स जो है उसमें भी अगर मैथ ऐसा पोर्शन है जिसमें आप बिल्कुल 100% श्योरिटी के साथ आंसर लगा के आ सकते हैं और वो बनता भी है। तो एक एक परसेंटेज हो गया, या फिर बहुत सारे जो चैप्टर्स है, टाइम एंड वर्क हो गया, रेशियो हो गया, ये सारे जो है मेंसुरेशन हो गया, ये सारे चैप्टर से क्वेश्चन हमेशा पूछे ही पूछे जाते हैं। तो इस तरह से जो है ना RS अग्रवाल ले लीजिए, KD कैंपस का ले लीजिए, या सगीर अहमद की बुक ले लीजिए। ये सारी बुकें जो है ना काफ़ी अच्छी हैं और उसमें एक एक चैप्टर को उसको लगा लीजिए। तो जो मैथ के क्वेश्चन होंगे वो आपके छूटेंगे नहीं। फिर रीजनिंग के लिए अगर आपकी बेसिक रीजनिंग अच्छी है तो फिर आप कोई भी प्रैक्टिस के थ्रू जो है रीजनिंग को आप कवर कर सकते हैं, आपको उसके लिए कोई नहीं है। अगर आपकी रीजनिंग बिल्कुल आप बेसिक हैं से है, मतलब रीजनिंग आपको शुरू करनी है, तो एक ये एस चंद की बुक आती है रीजनिंग की, ये आप ले सकते हैं। इसमें काफ़ी अच्छे से दिया हुआ है, तो ये आप प्रेफर कर सकते हैं रीजनिंग के लिए। और ये अगर इतना जितना मैंने कहा है इतना आप खुद से सेल्फ स्टडी करके जाएंगे तो बिल्कुल 100% है कि आपका एस्टेट का जो पेपर है वो बिल्कुल ही क्वालिफाई होगा। 50 जो मार्क्स हैं उसमें काफ़ी अच्छे स्कोर होंगे आपके। और सब्जेक्ट के लिए मैं सभी को यही सजेस्ट करूँगी कि सब्जेक्ट के लिए जो है ना, अगर आप 9th-10th के लिए दे रहे हैं या फिर 11th-12th के लिए एस्टेट पेपर 1 दे रहे हैं या पेपर 2 दे रहे हैं, तो उसके लिए एनसीईआरटी को ही पढ़ें, क्योंकि जितने भी क्वेश्चंस हैं चाहे पेपर 1 का हो एस्टेट या पेपर 2 का है, वो एनसीईआरटी से बाहर आया ही नहीं है। अगर आप एनसीईआरटी को पढ़ के जा रहे हैं तो आपके सब्जेक्ट में बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। साथ साथ में ये चीज़ें कर लीजिए जो मैंने बताई हैं, तो आपका जो एस्टेट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा बिना किसी मतलब कोर्स को परचेज़ किए हुए। क्यों फालतू में कोर्स को परचेज़ करेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि हम कोर्स को देखने के लिए भी 2 घंटा 3 घंटा टाइम दे रहे हैं, उतने 2 या 3 घंटे में हम सेल्फ स्टडी से जो है अपने नोट्स बना लेंगे और मतलब कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, बस एक बार सिलेबस को अपने सामने रखिए और उस हिसाब से जो है आप अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। सब्जेक्ट के लिए एनसीईआरटी पढ़ के जाइए और 50 क्वेश्चन के लिए ये जो एनसीएफ है वो डाउनलोड कर लीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि ये जो 50 क्वेश्चन में जैसे कि करिकुलम सिलेबस क्या है या फिर फॉर्मेटिव समेटिव इवोल्यूशंस क्या होते हैं, ब्लूम टैक्सोनॉमी, ये सब अगर चीज़ें आप चाहते हैं तो मैं एक छोटे छोटे वीडियो के थ्रू आप लोगों को ये सारी चीज़ें मैं जितना मुझे पता है पढ़ा है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकती हूँ। तो इसके लिए आप कमेंट करके बताइएगा कि क्या इस तरह की वीडियोस आप चाहते हैं जहाँ पर एस्टेट से रिलेटेड, जैसे एनवायरमेंटल जो सम्मेलन हुए हैं तो ये कहाँ पे कौन सा हुआ था, किस ईयर हुआ था, ये सारी चीज़ें, कौन सी बीमारी किस करने से होती है, किस विटामिन की वजह से कौन सी बीमारी होती है,
तो इस तरह की अगर वीडियोस चाहते हैं तो कुछ जो इम्पोर्टेंट है, मतलब कि जो हमेशा कंपटीशन में पूछे जाते रहे हैं और पूछे जाते रहेंगे, उस तरह की जो चीज़ें हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकती हूँ। लेकिन इसके लिए आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मैं आगे इस पर वीडियो बनाऊँ या नहीं बनाऊँ। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आप लाइक करते हैं तो मुझे बहुत मोटिवेशन फील होता है और मैं एकदम, मुझे लगता है कि मेरी एक एक जो वीडियो है वो आप लोगों को एक नंबर के लिए भी अगर ज़रूरी है, आपको हेल्प कर रही है, तो मैं ज़रूर इसके लिए वीडियो बनाऊंगी। और प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा लोगों के साथ और कनेक्टेड रहिएगा मेरे से। थैंक यू।